हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस प्लेटफॉर्म पे। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर जो हमने जीएस का लिया था वो था, आई होप आप लोगों ने देखा होगा। चैप्टर था लाइट और उसी का आज सेकंड पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। जहां तक अगर मैं बात करूं उसमें हमने डिस्कस किया था, जनरल टर्म्स सीखी थी। मिरर कौन कौन से टाइप के हैं, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये सब चीज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो वो लेक्चर मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, उसको आप आराम से वहां से देख सकते हो। आज हमारा उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये जो जनरल फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनडीए, ठीक है, एनडीए में पूछा जाता है जनरल साइंस। उसके अलावा एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग के लिए हो गया, सीट एचएसएससी सीट हो गया, एसएससी हो गया, ठीक है। इन सारे एग्जाम्स में जनरल फिजिक्स, जनरल साइंस पूछी जाती है, तो उसी का पार्ट हम आप लोगों को कवर करवा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आज, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या होता है और कितने तरह का होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों को इसके टाइप समझने पड़ेंगे। कितने टाइप का होता है? दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। कौन कौन सा होता है उसको ध्यान से समझ लीजिए, तभी हम डेफिनेशन पे जाएंगे। सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर हम बात करें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम समझेंगे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसको बोलते हैं। दूसरा पॉइंट जो है, दूसरे तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हिंदी में इसको अपवर्तनांक बोलते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट को पता नहीं क्या बोलते हैं भाई, इसको थोड़ा सा देख लेना। मुझे जहां तक याद आ रहा है इसको साकेत कुछ नाम से आता है इसका, ठीक है, चलो जो भी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं अपवर्तनांक, ठीक है, हिंदी में। तो भैया अब ये दो तरह का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इन दोनों तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर हम बात करते हैं क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही समझते हैं क्या होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, अच्छे से नोट करते रहिए, ठीक है। चाय पीते रहिए साथ में, मम्मी को बोल दो चाय पिला लेंगे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जनरली क्या होता है? द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ, एक मिनट, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम to the speed of light in any medium,
एनी मीडियम मतलब वैक्यूम या एयर को छोड़ करके हम कोई और मीडियम लेते हैं उनके साथ में, मतलब एक जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेट्स सपोज मैं म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एन से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो क्या लिखा हमने, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to the speed of light in any medium, ठीक है, कोई मीडियम होगा उसके अंदर। तो भैया ये है, अब ये हम इसको सिंबल से ऐसे लिख सकते हैं c/v, क्योंकि जनरली c से रिप्रेजेंट करेंगे हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। लास्ट लेक्चर में बताया भी था c की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है ये होता है, याद रखिए। और ये जो है हमेशा इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमेशा ही 1 से ज्यादा आती है, याद रखना ये। क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं इसके लिए क्यों ज्यादा आती है, तो आप यहां से देख पा रहे हो फॉर्मूले के अंदर c की जो वैल्यू है हमेशा v से ज्यादा होगी, c की जो वैल्यू है हमेशा v से ज्यादा होगी। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में ही सबसे ज्यादा होती है, इससे ज्यादा और किसी मीडियम में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट और इसमें समझिए, जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये यूनिटलेस है, ठीक है, यूनिटलेस है। यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, क्योंकि यहां पे स्पीड्स का रेशियो है, दोनों को हम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं, तो दोनों की यूनिट एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है। तो ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। शाबाश, हाँ नोट करते रहिए, साथ साथ नोट कीजिए, अगर अच्छा पढ़ना है तो साथ साथ में नोट करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिल्कुल शुरुआत में ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को मैंने उठाया है, ठीक है। और ये चैप्टर आपके यानी लगभग 2 से 3 क्वेश्चन दे देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई ये क्या है, पहली बात तो इसको समझते हैं। ये है जनरली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम with respect to another medium, यानी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए इसको हम लिखते कैसे हैं, ये है इंपॉर्टेंट। एक तो ये चीज, ये भी यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है और डायमेंशनलेस, ठीक है। इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन नहीं होती, लेकिन इसकी खास बात है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है, और इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 भी हो सकती है। ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये साथ साथ में ध्यान रखिए। अभी हम बात करते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, जैसे मैंने लिखा N12, इसी को लिख सकते हैं N12, यहां पे भी लिखा जा सकता है ये, या ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 यहां पे और 2 यहां पे। सिंबल अलग हो सकता है, N की जगह पे म्यू सिंबल, ये वाला सिंबल भी लिया जा सकता है, ये भी लिखा हो सकता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम या फर्स्ट मीडियम जिसको कह सकते हैं, फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। अनदर मीडियम यहां पे सेकंड मीडियम लिया है हमने, तो भैया ये हो सकता है, इसका मतलब ये है, ये सेंस आपको होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो है इसका अपोजिट हम अगर लिखें, जैसे N21 मैंने लिखा, इसका मतलब N2 यहां पे हो सकता है, 1 यहां लिखा मिल सकता है आपको, N2 यहां 1 यहां, इसका क्या मतलब हो जाएगा, सेम, बिल्कुल सेम लाइन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, सेकेंड मीडियम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ यहां पे फर्स्ट था, फर्स्ट मीडियम का किसके रिस्पेक्ट में था, सेकंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहां हमने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, यहां पाओ में जो सबसे पहले लिखा होता है उसी का, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, यहां पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहां तक क्लियर हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जैसे मैंने लिखा भाई नीटा ZW, Z फॉर ग्लास और W फॉर वाटर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये मतलब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। ये ध्यान रखिए, इतनी बात अगर क्लियर हो गई तो भैया अब हम एक चीज और समझते हैं, NZW को लिखते कैसे हैं, इसको लिखने का तरीका, इनको एक्चुअल में देखो ये रिलेटिव है, इसको एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो भी है ये, कैसे, जैसे यहां पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये चीज है ये, ठीक है। मतलब एब्सोल्यूट का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू एयर लिखा हो, यहां पे ए लिख दिया हो तो भी वो एब्सोल्यूट ही है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके यहां लिख दिया, नहीं लिखा है विद रिस्पेक्ट टू, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं लिखा है, तो आपको क्या समझना है कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया होगा। अब इनको आपको याद रखना है, और किस किस के बराबर होती है ये वैल्यू, यहां पे मैं लिखूंगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। देखो रेसिप्रोकल है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि C डिवाइड बाय V हमारा होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यानी N जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब व्युत्क्रमानुपात कर्मानुपात है वेलोसिटी के। C तो फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट है, अगर V बढ़ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा होगा, ये याद रखिए, ठीक है। अब यहां पे देखिए इनवर्सली नीचे आएगा, मतलब इसके लिए वेलोसिटी यहां पे है, इसके लिए वेलोसिटी यहां पे है, ठीक है। ये चीज याद रखिए। इसके साथ साथ लैम्डा के साथ में भी रिलेशन बता सकते हैं, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट यहां पे आएगा वाटर के लिए ही, और यहां पे आएगा ग्लास के लिए। तो ये एक फॉर्मूला है, आपको माइंड में रखना है, इससे कहीं से कुछ ना कुछ पॉइंट बना लेता है, ठीक है। कुछ भी रिलेशन जो है यहां से बना सकता है। अभी देखिए मान लेते हैं इस पे कोई क्वेश्चन आता है, करते कैसे हैं, ये तो अपने को क्लियर हो गया, इतनी बात समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आया है तो आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे एक क्वेश्चन करवा देता हूं, उस क्वेश्चन से आपको क्लियर हो और अच्छे से हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का, ठीक है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is 1.5, then find the speed of light in water, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। बिल्कुल जनरल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल से ये 2-3 बार किसी न किसी एग्जाम्स में आ भी चुका होगा।
नोट करते रहिए साथ साथ में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अभी देखो कैसे करेंगे, हाँ एक्टिव हो जाओ बिल्कुल, शाबाश। देखिए इसने क्या कहा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है, तो हम लिख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखा था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है यहां पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल्स टू सी डिवाइड बाय वी, सी डिवाइड बाय वी, ठीक है। सी यहां पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एयर में हो सकता है, ठीक है, या वैक्यूम में, और v क्या है यहां पे, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, एनी मीडियम इसने क्या दे दिया, इफ द स्पीड ऑफ लाइट, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास दे रखा है तो वाटर नहीं दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है, तो यहां पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ही लिखते हैं, यहां पे ग्लास ही लिखते हैं, ठीक है, ग्लास लिया है तो ग्लास ही लिखते हैं, ये लो यहां पे ग्लास कर देते हैं। हाँ जी, अब क्वेश्चन ठीक है। अब देखिए यहां पे यही फॉर्मूला हमें लगाना है, कैसे लगाएं, स्पीड ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगले ने दे रखा है, कितना स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸8, ये दे रखा नहीं होगा, ये आपको याद भी रखना है। अब आपको स्पीड ऑफ लाइट किस में निकालना है, ग्लास में निकालना है, और ये n की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये देखो, ये इसने बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, 1.5 यानी विद रिस्पेक्ट टू नहीं लिखा यहां पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू किसी के साथ नहीं लिखा, तो इसका मतलब कौन सा, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। तो लिखिए इसको, VG क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 इंटू 10⁸8 डिवाइड बाय, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, यहां पे कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है नीटा की वैल्यू, तो 1.5 मैंने यहां लिख दिया। अब देखो 3 को 1.5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी है, बस है सारा क्या, कंसेप्ट, कंसेप्ट याद रखिए और आसानी से करते जाइए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ साथ में ताकि क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट, जिसको कोई भी कंसेप्ट समझ नहीं आता, अभी देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, बहुत अच्छी बात, लाइव नहीं भी देख रहे हो, बाद में आके देखते हो इस वीडियो को, तो भी आप अपना कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। क्या चीज आपको समझ में नहीं आई तो हम कमेंट पढ़ के भी उसको शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। वेरी गुड, प्रिपरेशन करते रहिए, लॉकडाउन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए हमारे लिए। जिनको पढ़ना है वो कभी भी किसी भी बात की चिंता नहीं करता कि उसके आसपास में क्या हो रहा है, उसको अपनी मेहनत से मतलब होता है, उसको अपने टारगेट दिखाई देते हैं, उसको करना क्या है, ठीक है। तो आप भी बिल्कुल वैसे ही बन जाइए, थोड़ा सा अपनी आदत को सुधारिए, सुबह उठ करके बिल्कुल फ्रेश मूड के साथ में नहा धो करके तैयार होकर के पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और आपकी हेल्प के लिए हम बैठे हैं यहां पे। तो भाई अब यहां पे मैं एक और क्वेश्चन आपको ऐसा करवा देता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इफ the refractive index of glass with respect to, या विद रिस्पेक्ट टू भी हटा देते हैं, विद रिस्पेक्ट टू हटा देते हैं, डायरेक्ट दे रखा है, if the refractive index of glass is 3/2 and that of water is 4/3, ठीक है, 4/3, और हमसे कह रहा है फाइंड दी refractive index of glass with respect to water, with respect to water, मतलब भाई ये निकालना है। अब बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको गिवन क्या है उस पे जाइए, ठीक है, गिवन क्या है उस पे जाइए। सबसे पहले गिवन देखिए, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, ग्लास का दे रखा है 3/2, वेरी गुड। उसके अलावा और क्या दे रखा है,
हमें दे रखा है वाटर का 4/3। ये चीज देखिए कि ग्लास का किसी के रिस्पेक्ट में नहीं लिखा तो वो एब्सोल्यूट है, वाटर का किसी के रिस्पेक्ट में नहीं लिखा तो वो भी क्या है, एब्सोल्यूट है। और जब भी हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे भी निकालना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वो या तो मल्टीप्लाई करके आएगा या डिवाइड करके आएगा, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। ना तो एडिशन से या ना सब्ट्रैक्शन से कभी भी आप नहीं निकालोगे, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या है, हमसे पूछा क्या गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब निकालना ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये निकालना है, ठीक है। तो चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो निकालना है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है, तो लिख सकता हूं मैं ग्लास डिवाइडेड बाय वाटर। फॉर्मूला ध्यान रखिए, बस इसकी वैल्यू रखनी है भाई, हो गया आपका क्वेश्चन। शाबाश, कमेंट करके बताइए कितना आया आंसर, कमेंट करके बताइए कितना आया आंसर। वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ये देखो ग्लास का दे रखा है 3/2 डिवाइड बाय 4/3, तो हम इसको कितना लिखेंगे, 3/2 हो गया, और इसको पलट के लिखे 3/4 हो गया, ये हो गया 9/8, तो आंसर हमारा आ जाएगा 9/8, ठीक है। क्लियर हुआ, वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ गए हैं। अभी देखिए हमें नॉलेज हो चुकी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, अपवर्तनांक की, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन, लाइट को रिफ्रैक्शन, लाइट के रिफ्रैक्शन से हमारा क्या मतलब है। लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, मीडियम से मतलब हमारा जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, ठीक है, या कोई और हम ग्लास ले लेते हैं, तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो हमेशा अपने पाथ से थोड़ा बेंट हो जाती है। बेंट किस तरफ होगी इसके बारे में भी बात करेंगे। पहली तो बात यह है कि लाइट जब भी एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाएगी तो वो बेंड होने के पीछे रीजन क्या है, एक तो ये क्वेश्चन अराइज होता है। दूसरा जो है, या बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों होगा, या बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल के साथ साथ बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या वहां पे कोई लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हुआ है, यही चीज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब है बेंडिंग ऑफ light ray when it goes from one medium to another medium, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ठीक है। अब सिंपल वर्डिंग में ये कह सकते हैं कि लाइट हो सकता है इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और मे बी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी या अभिलंब से हट जाएगी। हाँ राहुल कमेंट कर रहा है, हाँ भाई राहुल वेरी गुड। कैसी चल रही है पढ़ाई तुम्हारी? हाँ आज क्लास अटेंड कर लेना ध्यान से, +2 बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यस देखिए अब इसका ये मतलब है लाइट वैसे हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है, लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो बेंड क्यों हो रही है इसके पीछे का रीजन समझेंगे। लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल when it goes from bend towards the normal बोला है मैंने, when it goes from rarer to denser medium, यानी जब भी रेरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो लाइट क्या करेगी, बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, and it will bend away from the normal
when it goes from denser to रेयर मीडियम, यानी डेंसर से रेयर मीडियम में अगर लाइट जाएगी तो इट विल बेंट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। ठीक है, यही बात मैंने यहां शॉर्ट में लिखा है कि लाइट विल बेंट या बेंट हो जाएगी, वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल होगी या अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगी, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में एंटर कर रहे हो। तो मैंने यहां पे एक वर्ड यूज किया है रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम। देखिए यहां पे एक वर्ड आया है रेयर मीडियम, ठीक है, और दूसरा आया है डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम किसको बोल रहे हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास में देखो एक मीडियम ये है, ठीक है, इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं ऐसे, और एक मीडियम यहां पे बना लेता हूं, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को पूछूं कि भाई किस मीडियम में पार्टिकल ज्यादा है, ए मीडियम में या बी में? तो आप कहोगे बी मीडियम में पार्टिकल ज्यादा है, ठीक है, स्पेस उतना ही है लगभग। इस मीडियम के अंदर पार्टिकल बहुत कम है और इसमें ज्यादा है। इसमें पार्टिकल टू पार्टिकल गैप भी कम है, इसमें पार्टिकल टू पार्टिकल गैप ज्यादा है। तो इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारा ये मीडियम कौन सा होगा? ये होगा हमारा रेयर मीडियम, ठीक है, और ये कौन सा होगा? डेंसर मीडियम। अब समझ में आ गया? जैसे मान लिया कि वाटर है, ठीक है, और हम शहद के साथ में वाटर का कंपैरिजन करते हैं, तो शहद आपको पता है ज्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं ज्यादा होंगे, तो शहद को यानी हनी को हम क्या कहेंगे? डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू वाटर। वाटर हमारा रेयर मीडियम हो जाएगा। तो ये है, ठीक है, एक रेयर मीडियम, दूसरा डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे पर यूनिट एरिया, ठीक है, और ये जो पार्टिकल टू पार्टिकल गैप है वो बहुत कम होगा। रेयर मीडियम में पार्टिकल टू पार्टिकल गैप ज्यादा होगा और उसके अंदर नंबर डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे वो कम होंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। तो ये तो था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी बात करते हैं रिफ्रैक्शन होने के पीछे रीजन क्या है, ठीक है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्यों होता है? आपसे ही पूछ लिया भाई, रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन? ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन होने के कारण क्या है? क्या कारण बताओगे? शाबाश, बताइए क्या कारण हो सकते हैं? प्रकाश का अपवर्तन होने का जो कारण है वो सबसे मेन कारण है लाइट की स्पीड का, ठीक है, लाइट की स्पीड का, लाइट की गति का क्या हो जाना? कम हो जाना, जब वो एक मीडियम से यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है। यानी चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ये कारण है जिसकी वजह से लाइट जो है बेंट हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल या बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है साथ साथ में लाइक शेयर ठोक दीजिए, हाथ नहीं दर्द करेगा आपका, ठीक है। ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं एक शेयर मारने पे तुम्हारे अकाउंट से 10 रुपए कट जाएंगे। हाँ, शेयर कर दिया करो फटाफट। और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों की वजह से ही हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हम पढ़ाएं, और कैसा पढ़ा रहे हैं ये भी आप लोगों से पता चलेगा, ठीक है। आप जरूर बताया करो कि आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, ठीक है। कोई आवाज में, साउंड में, वीडियो में, क्वालिटी में कोई फर्क आता है, कोई आपको लगता है कि कुछ और इंप्रूव किया जा सकता है, तो वो भी हमसे शेयर किया करो। शाबाश। अभी बात करते हैं रिफ्रैक्शन के बाद लाइट का क्या क्या चेंज होगा, ठीक है, इफेक्ट। अगर हम बात करें तो मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नो चेंज in the frequency of light after रिफ्रैक्शन। भाई रिफ्रैक्शन के बाद में लाइट की फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, लाइट की फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी जो प्रकाश की आवृत्ति है, प्रकाश की आवृत्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ता जब वो क्या हो जाती है? अपवर्तित हो जाती है। अब और किस चीज पे फर्क पड़ेगा फिर? वेवलेंथ है,
एंड स्पीड, wavelength and speed of light changes. When it goes from one medium to another medium. भाई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जब एंटर करेगी तो उसकी वेवलेंथ और स्पीड चेंज होती है, ये याद रखना। ठीक है, प्रकाश की गति और प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो बदल जाता है जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो गई है तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे ये समझते हैं कि एक तो प्रकाश का जो अपवर्तन है यानी लाइट का जो रिफ्रैक्शन है उनके बेसिस पे क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो सीखेंगे। ठीक है, और दूसरी बात जो सीखेंगे वो है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के दो इंपॉर्टेंट लॉज हैं। एक है स्नेल्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, ठीक है, क्या है स्नेल्स लॉ? देखिए, एक इंटरफेस बना लिया मैंने भाई, और ये हमारे लिए रेयर मीडियम। कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम। अभी आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा रेयर मीडियम कौन सा होता है। ये इंसिडेंट रे है और ये है ठीक है, और यहां हम बना लेते हैं एक नॉर्मल। अब लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में जैसे ही एंटर करेगी तो डेंसर मीडियम में एंटर करने के बाद क्या होगा? लाइट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल, टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड कर जाएगी। ठीक है, ये है रिफ्रैक्टेड एंगल और ये है इंसिडेंट एंगल। इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे हमारी आपतित किरण, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण यानी रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, समझ आ रहा होगा? ये जो फिगर है, इस फिगर में मैंने आपको ये बता दिया रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 से रिप्रेजेंट किया, इसके n2 को, और n2 इज ग्रेटर देन n1। जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा जिस मीडियम का, उसमें लाइट नॉर्मल की तरफ बेंट होगी। अगर ये n2 कम होता तो ये लाइट सीधी जाती जाती कहां पे करती? जैसे ये इस जगह से जानी चाहिए थी, लेकिन यहां से ना जा करके ये थोड़ा बेंट हो गई। ठीक है, मान लिया कि इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जा करके बेंट टुवर्ड्स दी नॉर्मल हुई है, थोड़ा बेंट हो गई है नॉर्मल की तरफ। अगर हमने ये कहा कि n2 जो है वो लेस होता है एज कंपेयर टू n1, तो क्या होता? इट विल बेंट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हट जाती। ठीक है, अभी इसी पे स्नेल्स लॉ पे समझते। स्नेल्स लॉ क्या है? सबसे पहले देखिए, यहां पे जो n1 है मल्टीप्लाई करे साइन आई के साथ, साइन ऑफ एंगल आई, और यहां पे है n2 साइन ऑफ, देखो मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, ऐसे समझिए, n1 इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल्स टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन ऑफ एंगल आर। ये नॉर्मल के साथ ही लेना है इस एंगल को, ये गलती से भी आप इस इंटरफेस के साथ मत ले लेना, ये नॉर्मल के साथ रहेगा एंगल। ठीक है, इसको अब मैं कैसे लिखूं? देखिए, एक साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू n2 डिवाइड बाय n1, और इसको आपने क्या लिखा था? शाबाश बताइए, आपने इसको लिखा था n2 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, ये लिखा था। तो भाई इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसको अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium
इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? इक्वल टू द रेशियो ऑफ, किस किस का रेशियो है? रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, ये है स्नेल्स लॉ, ये है स्नेल्स लॉ। भाई अब देखो, स्नेल्स लॉ अगर आपको फर्स्ट लॉ समझ में आ गया तो सेकंड लॉ भी बिल्कुल इसके जैसा ही है। तो बिल्कुल आपने जो रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, ठीक है, जैसे मैं यहां पे बना देता हूं वो भी। सेकेंड लॉ हमारे लिए क्या है? द इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे and the normal are lies in the same plane। ठीक है, ये स्नेल्स लॉ और दूसरा लॉ, दोनों लॉ मैंने लिखवा दिए हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के दो इंपॉर्टेंट लॉ है। तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक जो मैंने पढ़ाया है आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको साथ साथ में नोट भी करना है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन कहीं से भी बनाया जा सकता है। जो ये चीज अभी आपको पढ़ा रहा हूं आपके भी लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके भाई बंधु कोई भी 9th 10th क्लास में है, 10th क्लास के अंदर भी है ये चैप्टर, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। +2 में कोई है तो उनके लिए भी ये बेसिक है, पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो ये साथ साथ में नोट करते रहिए और शेयर कीजिए, शेयर करना जरूरी है। ठीक है, और अपने जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म को आप यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप, वेदर, फेसबुक, ठीक है, सब जगह पे आप एक बार शेयर किया करो, पॉज करके वीडियो को तुरंत शेयर किया करो। ठीक है ना? हाँ, बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाऊंगा, सारे कंसेप्ट ऐसे बता दूंगा। इसके बाद में आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सर ने कैसा पढ़ाया था, उसके क्वेश्चन हम सारे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, A to Z क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो देखिए, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के एप्लीकेशंस और देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं? देखो, बहुत सारी एप्लीकेशन है। सबसे पहले तो बेंडिंग ऑफ पेन और पेंसिल, ठीक है, इन वाटर। वाटर के अंदर आपको पेंसिल मुड़ी हुई नजर आती है। ठीक है, आधी पेंसिल बाहर है आधी अंदर है, तो हमें ऐसे लगेगा कि जैसे पेंसिल मुड़ चुकी हो। ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात करें तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार हमें चमकते हुए नजर आते हैं, उनका कारण भी क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा है, स्टार जो है अपनी लोकेशन से थोड़ा डिस्प्लेस्ड नजर आते हैं। जो तारे हैं वो अपनी जगह पे नहीं होते, एक्चुअल में जहां हमें दिखाई दे रहे हैं वो वहां नहीं है, थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड होते हैं। ठीक है, एपरेंट पोजिशंस ऑफ स्टार, स्टार की जो हमें एपरेंट पोजीशन नजर आती है, आभासी, ठीक है, वो। और एवरी डे देयर इज 4 minutes extra
सनरेज वी गेट, ठीक है। हर दिन जो है 4 मिनट का एक्स्ट्रा दिन मान लो, एवरी डे देयर इज 4 मिनट एक्स्ट्रा सनरेज वी गेट, ठीक है। कैसे है ये मैं बता देता हूं। देखो भाई 4 मिनट का एक्स्ट्रा दिन कैसे है, 2 मिनट तो सुबह हो गए और 2 मिनट शाम के टाइम। हमें सन जो है 2 मिनट पहले ही दिखना शुरू हो जाता है, एक्चुअल में नहीं दिखना चाहिए। कैसे, जैसे मैं मान लेता हूं कि भाई ये हमारे लिए क्या है, एक अपना एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे हमारी अर्थ है, ठीक है। आप यहाँ पे हो इस टाइम पे और सन यहाँ पे है, सन की लोकेशन ये है। अब सन की जो रेज है वो आप तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि बिल्कुल बीच में अर्थ का सरफेस आ जाएगा। अब दिखता क्यों है, क्योंकि जो रेज हमें यहां पे पड़ रही होगी सन की, ठीक है, वो बेंट होकर के आती है हमारे पास, वो बेंट होकर के आती है। क्यों आती है बेंट होकर के, क्योंकि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में नीचे की तरफ आते हैं, हमारे अर्थ सरफेस की तरफ आते हैं, वैसे वैसे डेंसर मीडियम बढ़ता चला जाता है। तो लाइट रेरर से डेंसर में एंटर करती है, बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल होती हुई आएगी और हमें लगेगा कि जैसे सन रेज कहां से आई हो, ऐसे लगेगा जैसे सन रेज जो है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ऐसे लगेगा जैसे सन रेज जो है यहां कहीं से आ रही हो, जबकि आ कहां से रही है, यहां से, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें तो सन को यहां से यहां तक पहुंचने में तकरीबन 2 मिनट का टाइम लगना चाहिए था, वो 2 मिनट पहले ही आपको दिखना शुरू हो गया। इसी तरीके से सनसेट के टाइम पे भी यही होता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं टोटल 4 मिनट का जो दिन है वो एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो ये जनरली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही ऐसा हमें दिखता है। कई बार आपने देखा होगा कि कोई स्विमिंग पूल है, उसकी डेप्थ हमें कम नजर आती है, कोई कॉइन सिक्का वगैरह उसमें गिरा हुआ है, वो भी हमें उभरा हुआ नजर आता है। उसके पीछे भी यही है, मिराज फॉर्मेशन। तो चलो हम उसमें बाद में बात करेंगे, मिराज फॉर्मेशन तो आएगा TIR के अंदर आता है, ठीक है। तो ये है बेसिक आज का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और साथ साथ में अपना एक नया YouTube चैनल वगैरह भी हम चला रहे हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है एग्जाम हट, ठीक है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा अपना प्लेटफॉर्म है जिसपे आप वीडियो देख रहे हो और अभी हम इस चैनल को अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस लेंगे, टाइम टू टाइम रूटीन होगा, उसका टाइम टेबल बना करके हम बता देंगे कैसे क्लासेस लगेगी। तो इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ये आपका बहुत अच्छा चैनल रहने वाला है, इस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अभी मिलेंगे, ठीक है। अभी से ज्वाइन कर लोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट मिलेगा और बाकी लोगों को भी इस पे लेके आ सकते हो। यहाँ पे हम आप लोगों को NDA की तैयारी करवाएंगे, ठीक है, एयरफोर्स की होगी, ये याद रखिए, ठीक है। एयरफोर्स MNS मिलिट्री नर्सिंग का होता है, मिलिट्री नर्सिंग का करवाएंगे। इसके अलावा BSc एग्रीकल्चर का है, ठीक है, BSc एग्रीकल्चर की तैयारी करवाएंगे। यहाँ पे नीट किसी को करना है, नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं यहाँ से। IIT JEE, ठीक है, IIT JEE की तैयारी करवाएंगे यहाँ पे। इसके अलावा जो है HSSC CET जो सीट का एग्जाम होना है HSSC का, उनकी तैयारी करवाएंगे। SSC का कोई एग्जाम है वो, CGL हो सकता है, ठीक है। इनकी प्रिपरेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। इसकी एक ऐप भी अभी हम लॉन्च करने वाले हैं जल्द ही, ठीक है। ये वो सारे के सारे कोर्सेस वहाँ पे अपलोड किए जाएंगे। लाइव भी अटेंड कर सकते हो, उसको सेव कर देंगे लेक्चर को, आप बाद में भी देख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा और साथ ही साथ थोड़ा एक्टिव होकर के हमें रिस्पॉन्स देना शुरू करो, ठीक है। हम वीडियो को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे जल्दी ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक, जय हिंद।